तो दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने जो है साइंस का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरीज यहाँ पे चालू किए हुए हैं। जो लोग भी अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये मतलब जो साइंस का सीरीज होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको इतना मैं बता देता चाहता हूँ कि जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे। यदि इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो इसी पैटर्न पे मिलेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल तो मान के चलिए कि मतलब पैटर्न सेम रहेगा, बस डाटा अलग रहेगा। और जो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा वो मैक्सिमम चांस है कि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका मैं कहीं मॉडल टेस्ट सीरीज से नहीं लिया हूँ। ये सारे के सारे जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, जैसे कि आपका जेई हो सकता है या फिर आपका एएलपी हो सकता है या ग्रुप डी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं जो है क्वेश्चन वहीं से कलेक्ट किया हूँ। कुछ लोगों ने जो है व्हाट्सएप पे भेजा है वो मैं ले लिया हूँ, कुछ आपके जो है साइट से मैं लिया हूँ। तो इसीलिए इसमें होता क्या है कि आपको जो है क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो इसमें देखते हैं कि आप ट्रिक मारा हुआ रहता है। तो कोई बोल रहा था कि सर ये जो ट्रिक मारा हुआ है वो मतलब ना रहे तो अच्छा रहेगा अटेम्प्ट करने में। तो देखिए ये मॉडल पेपर नहीं है कि मतलब उसमें नहीं रहेगा। ये चूंकि रिस्पॉन्स शीट है, आप जानते हैं कि टीसीएस जो रिस्पॉन्स शीट देती है कुछ इसी टाइप का देती है, और राइट साइड में वो देता है कि आपने क्या मतलब क्लिक किया हुआ है। तो ये पेपर है, ठीक है। और इस पेपर कराने का मेरा मकसद ये है कि आप मतलब पैटर्न को समझिए, ठीक है, और क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है उसको समझने की कोशिश कीजिए और आप जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। तो पेपर जो होता है वो इसीलिए होता है कि आखिर जो मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो क्या मेरा तैयारी जो है इस जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ या किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि इनसे कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो पेपर सॉल्व करने से यही आइडिया लगता है और यही आइडिया आपको भी लगाना चाहिए और आपके अपने जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको जो है इम्प्रूवमेंट मतलब बराबर करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। इसमें जो भी हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका जो हो सकता है कि इसी मतलब ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा जो कि मतलब ऑप्शन में मैं बताता हूं और आगे जाके वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा यही मेन रीजन होता है कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको भी आप जो है ध्यान में मतलब ध्यान से उसको सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल क्वेश्चन ही बताता हूँ, आपको साथ में जो और कुछ रहता है वो भी बताता हूँ, ताकि वो हो सकता है आगे दिन वो ऑप्शन जो है क्वेश्चन में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो चालू करते हैं हम लोग। देखिए जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये हम लोग का 6 ये जो सीरीज होगा साइंस का, इसके पहले भी हम लोग जो है 5 सीरीज कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है हम बराबर आपको बताते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पोजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए इसमें जो है किस जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि वाटर का क्रिस्टल नहीं होता है या वाटर क्रिस्टलाइजेशन का जो है उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहता है। तो देखिए यदि आपको फार्मूला यदि मालूम होगा सबका बेसिक जो जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं बेकिंग सोडा जो कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपका मतलब इसका कंपाउंड का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है कि NaHCO3 होता है, ठीक है। इसी तरह दी वॉशिंग सोडा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, N2CO3 होता है और इसके साथ देखिए ये 10H2 आता है, यानी कि वाटर का क्रिस्टल जो है आप वॉशिंग सोडा के साथ देखिएगा तो फार्मूले में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी तरह यदि हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का जो है आपका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है और आपका साथ में जो है 2H2O होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा तो वाटर का क्रिस्टल आ रहा है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट देखिए इसका भी जो होता है इसमें भी 5H2O जो होता है आपका वाटर का मतलब कि क्रिस्टल आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है जो यहाँ से यहाँ तक है ये आप देख सकते हैं कि इन सब में जो है क्या है वाटर का जो है कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब कि
मतलब वाटर इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन आप जब बेकिंग सोडा का देखिएगा तो इसमें कोई भी वाटर का इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है, यहीं पे मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो जिप्सम है, तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो आपको ये क्या मिलता है, तो जो हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसका फार्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, जितने भी ये आपको केमिकल फार्मूला बताया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो यही इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जो है ऑप्शन को भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं सेट, उसमें भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्या कि आपको जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कीजिएगा उतने ही आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, जहां पे मतलब कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो पूरा जो एक वेट होता है वो एक जगह केंद्रित होता है, जिसको सेंटर बोलते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, गुरुत्व केंद्र हिंदी में। तो हर एक बॉडी का क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र जैसे कि अलग अलग होता है, लेकिन जितना भी वेट होता है वो जो होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि जहां पे भी वो रहेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये मतलब बेसिक सा है, ये हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे पीछे भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो है आपका जो कॉइल है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए ताकि जो है मैक्सिमम करंट इंड्यूस हो सके। तो आप जानते हैं कि ये जो चीज होती है कि आपका ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में यदि कॉइल रखी जाती है, सपोज कोई कॉइल यदि आप फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉइल का मतलब किस एंगल पे रखा जाए, ठीक है, ताकि जो उसका मोशन हो तो मैक्सिमम मतलब कि फ्लक्स को कट करे और करंट ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए आपको मालूम है कि आप जो एक फोर्स है वो आपका जो होता है BIL sin थीटा, ठीक है, और ये sin थीटा यदि 90 डिग्री रहेगा तो उस केस में जो होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा कॉइल के साथ लिंक करेगा और आपको जो है मैक्सिमम करंट जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये आप जो है फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले की हेल्प से जो है इस कंसेप्ट को आप इजीली समझ सकते हैं, और इस पे बेस्ड आपको जो है कभी कभी न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये आपका करंट, और ये आपका लेंथ ऑफ द कॉइल हो जाएगा, और थीटा मतलब किस एंगल पे जो है रखा गया है वो चीज होती है। तो इसको थोड़ा बहुत कभी कभी मॉडिफिकेशन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से जो है आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड। तो देखिए यदि एसिटिक एसिड में यदि 5 to 8% यदि मतलब कि हम उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको विनेगर भी बोलते हैं। तो ये जो विनेगर है इसका भी फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है। ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है एथनोइक भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथनोइक भी इसको बोलते हैं। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा कि इसको एथनोइक एसिड भी बोलता है। ये भी कहीं आपको जो है पूछा जाता है। और सफिक्स तो मैंने बता दिया कि ओइक रहता ही रहता है, तो ये इतना चीज जो है आपको इसमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है 10 ओम और आपका जो है 20 ओम कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। सपोज कि ये एक जो है 10 ओम का रजिस्टर है
और ये एक जो रजिस्टर है आपका जो है 20 ओम का है, और यहाँ पे जो है ये आपका एक ये बैटरी है, ठीक है, जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो करंट आपको निकालना है। तो देखिए करंट आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। और ये 6 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पे जब ये सीरीज में रहते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं R इक्विवेलेंट इनका क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 होता है। तो इस केस में यदि आप देखिएगा तो ये R1 और R2 कितने हो जाएंगे, आपके 30 हो जाएंगे। और जब आप कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। और ये देखिएगा तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक तो चीज इससे और रिलेटेड जो पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आपका जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो मतलब कि कनेक्शन किस तरह से लगा रहता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो वो आपका जो होता है पैरेलल में लगा रहता है। और जो एमीटर होता है तो वो जो लगा रहता है आपका, वो किस में लगा रहता है, वो एमीटर जो होता है आपका सीरीज में लगा रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलेबल एंड डक्टाइल। तो देखिए मेलेबल और डक्टाइल जो होता है, ये जो होता है प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, वो आपके मेटल की होती है, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन में ये सर्च करना होगा कि आखिर मेटल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है ये आपका जो है नॉन मेटल है, फास्फोरस भी आपका नॉन मेटल है, सल्फर भी है, एक ही जो मेटल है और वो है आपका कॉपर। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपके जो मेलेबल और डक्टाइल की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन से मतलब छाट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है ये जो फार्मूला दिया गया है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है फार्मूला पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। तो देखिए ये तो अब बहुत ही सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो होता है CO वोल्ट प्राइस होता है ये, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कि करेक्ट फार्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और भी किसी नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो है आपका लाइम वाटर, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसको जो है सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको जो है क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे जो है एक सर्किट दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि सर्किट से आप देखें तो ये यहाँ से देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से मूव कर रहा है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, और इस तरह से ये मूव करते हुए आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है। तो ये आपका जो है एक पाथ जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी सर्किट जो है कंप्लीट हो जाती है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो अपोजिट होता है करंट के डायरेक्शन से, या करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। यदि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से घूम रहा है, ये यदि इसका पाथ है ये वाला देख रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये करंट का जो डायरेक्शन होगा देखिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाया भी गया है। यहाँ पे I जो डिनोट किया गया है, तो देखिए ये जो पाथ जो है करंट का जो है पाथ, ये जो फ्लो हो रहा है ये क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं ये आपका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो करंट के रिफरेंस में जो है कैसा होता है, तो वो अपोजिट होता है। यदि ये क्लॉकवाइज रहेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वो क्लॉकवाइज रहेगा। और एक चीज मैं जो अभी पीछे बताया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एमीटर होता है, ठीक है, ये देखिए ये जो ये सिंबल शो किया गया है ये बेसिकली एमीटर का होता है, और जो वोल्ट मीटर का होता है बेसिकली वो आपको V से शो किया जाता है, और ये एमीटर है। तो एमीटर देखिए इस सर्किट के साथ जो है आप देख रहे हैं सीरीज में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो एमीटर होता है वो कहीं भी किसी भी सर्किट में यदि करंट को मेजर करना है तो वो मतलब किस तरह से लगा रहेगा,
तो वो आपका जो है सीरीज के फॉर्म में लगा रहता है, जो कि आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकली देख भी लिए ताकि आपको ज्यादा दिन तक ध्यान में रहे, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रटने लगते हैं कि एमीटर जो होता है सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा तो फिर आपको जो है याद रहेगा। इसी तरह यदि वोल्ट मीटर की बात करें तो उस वाले में क्या होता है कि सपोज ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये कोई सर्किट है, सपोज ये सर्किट मतलब किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इस सर्किट में जो है, इस नेटवर्क में जो है आपका बहुत सारे आपके आरएलसी जो है नेटवर्क बना होगा, जैसे कुछ भी नेटवर्क हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कि यही वाली सर्किट है, हमको जो है वोल्टेज मेजर करना है, तो ये इस तरह से आपको जो है वोल्ट मीटर लगा रहेगा, तो इस टर्मिनल के थ्रू जो है हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक दिया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ द 120 वाट is used for the 8 hours per day. Calculate the unit of energy consumed by the lamp in one day. तो एक दिन में जो है वो कितना एनर्जी या यूनिट जो है खपत करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आपको निकालना है। तो देखिए एक इसमें जो फंडा होता है आपका, वो क्या होता है कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कंज्यूम होती है, वो क्या होती है किलोवाट आवर में होता है। क्या होता है किलोवाट आवर में। तो आपको जो है यहाँ पे यदि देखा जाए, एनर्जी का बेसिक फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका एनर्जी इक्वल टू जो होती है वो आपका पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए वाट तो ये होगा, ठीक है, आवर ये होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको जो है आपको किलोवाट में चेंज करने के लिए आपको 1000 से ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से ये भी नीचे करना पड़ेगा, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होगी वो किलोवाट आवर में होगी, तो ये तो आपका किलो दे देगा, ठीक है, ये आपका किलो हो गया। और वाट आवर तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ PT अपॉन में 1000, ठीक है, और ये आपका किलोवाट आवर। चूंकि ये आपको जो मेजर करना है वो किसमें करना है, किलोवाट आवर में करना है। अब हमको यहाँ पे जो है वैल्यू दी गई है 120, और ये आपका T जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका 8 आवर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे एक ही दिन की बात हो रही है तो हम एक दिन के लिए 1 डे कर सकते हैं, तो सेम वैल्यू आएगी 1 लिखेंगे तो, और इसके बाद जो है आप 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12×8 = 96 हो जाएगा, और 2 0 नीचे है तो ये आपका पॉइंट बैठ जाएगा। तो ये इतना यूनिट जो है एनर्जी जो है खपत होगी एक दिन में। तो डायरेक्ट इसका जो फार्मूला आता है वो मैं बता रहा हूँ, ये किस तरह से आया वो मैं आपको ये बता दिया कि ऊपर नीचे आपने 1000 करके किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया। यदि इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन मिलता है तो ये फार्मूला जो हमेशा आप याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। पावर टाइम ठीक इनटू कितने डे के लिए है, ठीक है, या आवर, डे की जगह पे आवर भी हो सकता है, कितने आवर के लिए है, जैसे यहाँ पे है टाइम के लिए है, अपॉन में जो है आपका 1000 होता है, ठीक है। बाकी आता कैसे है वो चीज आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको जो पूछा गया क्वेश्चन वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है कि हु क्लासिफाइड द एलिमेंट बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर की बेसिस पे जो है मतलब कि मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल था वो कौन डिफाइन किए हुए थे। तो आप जानते थे कि मोस्टली जो है आपका एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है यानी एलिमेंट को अरेंज किया हुआ था, ठीक है। यानी कि इनका जो बेसिक एलिमेंट को अरेंज करने का जो फंडा था वो किस पे था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। और ये जो न्यूलैंड थे तो इनका न्यूलैंड का एक ऑक्टेव रूल भी बोला जाता है, या न्यूलैंड या ऑक्टेव रूल बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक 8 ग्रुप का जो है एलिमेंट बनाया था, और उन्होंने ये बोला था कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट होगा, जैसे आप 7 हो गया तो यहाँ पे यदि जो भी ग्रुप आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, लेकिन इनमें जो है वो ज्यादा मतलब कि एटॉमिक नंबर के लिए वैलिड नहीं था, ये केवल आपका कैल्शियम तक ही वैलिड था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये वैलिड कहाँ तक था, कैल्शियम तक ही वैलिड था।
तो ये क्वेश्चन जो है एक बार आपका पूछा गया है। इसके बाद इनका जो था आपका डॉर्नियर का जो है ट्रायड रूल आता है। तो इन्होंने क्या किया कि 3-3 का जो है ग्रुप बनाया था, ठीक है, ये 3-3 का ग्रुप बनाया था और उन्होंने ये बोला था कि आपका सपोज ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये जो बी का जो आपका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, इनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। सपोज ये आपका 5 है और ये 4 है, तो इनका एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये इनका मतलब कि डॉर्नियर का कंसेप्ट था, ठीक है, कि फर्स्ट और लास्ट का जो आपका एवरेज आएगा वो आपका जो होगा बीच वाले जो एलिमेंट होगा उसका आपका एटॉमिक मास होगा। तो इनका बेसिस था ये आपका डॉर्नियर का ट्रायड रूल। मोस्ले का था कि वो जो भी एलिमेंट थे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो अरेंज किए थे। न्यूलैंड का जो था कि वो ऑक्टेव रूल के बेसिस पे किए हुए थे, ठीक है। और मेंडलीव का जो था ये आपका जो था ये आपका एटॉमिक वेट पे था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका किस पे था, एटॉमिक वेट पे था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो है ये चारों क्लियर हो जाने चाहिए कि आपका जो है मेंडलीव, डॉर्नियर और आपके मोस्ले और न्यूलैंड। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ, ये है आपका पूछा जा रहा है कि आपका हैलोजन ग्रुप। देखिए कल मैं जो क्वेश्चन कराया था उस वाले में जो है आपका 18th ग्रुप के बारे में पूछा गया था, जो मैं आपको शॉर्टकट में बताया था, हेना नेहा और करीना जेना रानी। तो इस तरह से आप भी जो है इसको याद रखिएगा। मैं बोला था कि फर्स्ट जो 2 ग्रुप होते हैं स्टार्टिंग के और ये जो 2 ग्रुप होते हैं ये आपको जो है याद होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो मतलब बहुत ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक जो पूछे गए हैं, तो इन ग्रुप को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जिस भी तरह से आपको याद करना है, जो भी मतलब आप अपना बनाते हैं मेथड, तो किसी भी तरह से आप याद कर लीजिए। और ये 2 ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, इनसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपके जो होते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन में आपके एलिमेंट होते हैं इनसे, तो इतने को जो है ये पूरा बस ग्रुप केवल याद रखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग का ये, ठीक है, और ये भी स्टार्टिंग और एंडिंग का। बाकी इनके बारे में यदि मैं बोलूं तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। जैसे हैलोजन का पूछा गया है, तो ये आपका जानते हैं कि ये आपका 17 ग्रुप है, 70 ग्रुप के बारे में पूछा गया है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं। और ये जो ग्रुप होता है 70 होता है। 18 ग्रुप का जो है आप जानते हैं कि ये जो होता है इनर्ट गैस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे 2-3 टाइप से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये पीरियड नंबर 3 में जो होता है इनर्ट गैस कौन सा होता है, ठीक है, तो जिसे आर्गन हो जाएगा। इसी तरह आपको 5th पीरियड में पूछ सकता है कि इनर्ट गैस कौन हो सकता है, या फिर आपका हैलोजन में जो है आपका कौन सा एलिमेंट होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ग्रुप ये, 2 ग्रुप ये, और ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, बस इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी इस पे बेस्ड जो है प्रॉपर्टी बेस्ड आता है। ये तो एलिमेंट बेस्ड हो गया कि जो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। बाकी इनमें प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि आप ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, ठीक है, बाएं से आप दाएं जाइएगा तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मतलब इस पे पूछा जा सकता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ठीक है, साइज क्या होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉपर्टी है वो सारे मैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से आपको समझा के क्लियर कर दूंगा, ताकि जिंदगी में वो कभी भी आए पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन तो आपसे मतलब कि बनना ही चाहिए, छूट नहीं सकता है। इतना अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें देखिए होता क्या है, एक ही कंसेप्ट है और उसी कंसेप्ट पे क्या होता है, पूरा पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी जो है बेस्ड रहता है। बस एक कंसेप्ट सीखिए, बाकी पूरी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की क्वेश्चन आए वो आप आराम से बना सकते हैं। तो उसका एक मैं अलग से जो है सेपरेट वीडियो लाऊंगा, और जितनी भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपके प्रॉपर्टी है वो मैं उसमें डील करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी जो पूछा गया है वो हैलोजन ग्रुप का, तो देख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ये आपका जो है 17 ग्रुप का है। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। यही क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है कि हैलोजन ग्रुप जो है, तो हैलोजन ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 70 ग्रुप जो होता है तो हैलोजन ग्रुप होता है। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देख लिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है केमिकल रिएक्शन इन व्हिच दैट हीट इज जनरेटेड, ठीक है। तो इस वाले में क्या है कि किस टाइप के केमिकल रिएक्शन में जो होता है हीट जनरेट होता है। एक में होता है कि हीट जनरेट होता है और दूसरे में क्या होता है, हीट जो है आपको मतलब देना पड़ता है, ठीक है।
तो जिसमें हीट की जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे ये आपका जो है ऑप्शन है, इसमें क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रिएक्शन के बाद जो होता है क्या होता है आपका हीट जो है मतलब कि बाहर निकलता है। जैसे आपका रिस्पायरेशन सिस्टम जो होता है, जो आप सांस लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा बाहरी एक्सटर्नल से जो उसमें हीट देना पड़ता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को। तो ये दो चीज जो है बराबर जो है पूछी जाती है। कंबशन रिएक्शन जो होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बर्न कराइएगा, तो ये जो रिएक्शन कहलाता है आपका कंबशन रिएक्शन कहलाता है। बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये बेसिकली बेस्ड होता है आपका जो रिएक्टिव सीरीज जो होता है, ठीक है, तो उस पे ये बेस्ड होता है। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये पूरा एक रिएक्टिव सीरीज होता है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिप्लेस कर देता है। जैसे कॉपर जो होता है आपको जो है किसको डिप्लेस कर देगा, जिंक को कर देगा। यानी कॉपर सल्फेट और जिंक का रिलेशन होगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा। जैसे यदि मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये आपका जो है जिंक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या बन जाएगा आपका, चाहे ये आपका यहाँ पे जिंक कर लीजिए, चाहे कि ये मोर वो है, तो ये आपको इस तरह से जिंक सल्फेट कर लीजिए, यहाँ पे ये कॉपर कर लीजिए, तो ये क्या करेगा, कॉपर इसको डिप्लेस कर देगा जिंक को, ये कॉपर आपका सल्फेट बना लेगा और जिंक जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके बाद जो होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, आर यूजुअली फिल्ड विद द केमिकल इनएक्टिव गैस लाइक। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है आप जानते हैं कि आर्गन गैस जो है भरी जाती है, जो कि इनर्ट गैस होती है, और जो भी ऐसी गैसेस जो कि इनएक्टिव है, जो कि मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती है, वो गैस भरी जाती है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो मतलब केमिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि एक इनर्ट गैस के अलावा भी कोई गैस होती है जो कि केमिकली इनएक्टिव होती है, और उसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो है आपको जो है पीएच वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसका होगा। तो देखिए पीएच का जो है इनवर्स रिलेशन होता है आपका हाइड्रोजन आयन से, ठीक है। यदि आपका जिसका पीएच वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, उसका हाइड्रोजन आयन जो होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए तो उसके लिए आपका पीएच वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी आपको जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक ही में है जो कि आपका यहाँ पे 2.4 है, और ये लेमन का होता है पीएच वैल्यू। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किसका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप राइट इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका जो होगा आपका इस पीएच वैल्यू का होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो आपके हाइड्रोजन आयन होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशन बेस्ड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही, ये लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा। आप जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप जो है इसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। और यदि कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, उस सुझाव को हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।